हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूं आपकी 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी विद्युत क्षेत्र का चौथा वीडियो लेकर। अगर आपने वीडियो नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और अगर आपने देख लिया है तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत देखने वाले हैं और उसके बाद कुछ अच्छे से खूबसूरत से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है दोस्तों, अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखने के लिए हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक है हमारे पास Q1, एक है हमारे पास Q2। Q1 का जो पोजिशनल वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। यह है हमारा मूल बिंदु। ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, R1 वेक्टर R2 वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा वेक्टर लगाना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए आपको वेक्टर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, और आपने 11th में वेक्टर पढ़ी होगी। तो यहाँ पर अपन थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल लूँगा और ट्रायंगल से मैं क्या करूँगा, पहले ट्रायंगल लॉ से इनके बीच में रिलेशन निकालूंगा। ठीक है, देखो ये जो Q1 होगा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस फोर्स को हम कह देंगे F21 वेक्टर और Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा, उसको हम कह देंगे F12 वेक्टर। देखो ये कैसे याद रखेंगे हम हमेशा क्या करते हैं, फोर्स को जब भी डिनोट करते हैं किसी चीज़ का 2 1 पर Q2 Q1 पर Q2 पर Q1 द्वारा। ठीक है ना, जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसको हम पहले लिखेंगे, जिसकी वजह से या जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में लिखेंगे। Q2 पर Q1 की वजह से, यहाँ पर Q1 पर Q2 की वजह से, मतलब Q2 पर Q1 लगा रहा है। ठीक है, और इधर मैं क्या कर दूंगा, F21 की डायरेक्शन में मैं क्या लगा दूंगा, इसका वेक्टर लगा दूंगा R21 वेक्टर और इस डायरेक्शन में मैं लगा दूंगा R12 वेक्टर। देखो दोस्तों, अब हमारे पास ट्रायंगल लॉ लगाएंगे हम, यहाँ पर सदिश का ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। तो मैं एक बार इसको लूंगा और एक बार इसको लूंगा। तो पहले मैं R12 को लेके इसको बना रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R1 वेक्टर, ये है R2 वेक्टर और यहाँ पे मैंने ले लिया R12 वेक्टर। इसमें हम लगाएंगे त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम आप सबको आता होगा। दो क्रमागत भुजाओं का त्रिभुज नियम क्या कहता है, किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं का जो सदिश योग होता है वो तीसरी विपरीत क्रम में भुजा के बराबर होता है। देखो क्रमागत कौन सा है, इधर इधर। देखो इधर से सामने आ रहा है, मतलब इधर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो यहां से R12 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये R2 वेक्टर हो जाएगा और इस बार हम लेंगे R21 वेक्टर। यहां पर भी ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। देखो यहां क्रमागत भुजाएं कौन सी है, क्रमागत भुजाएं हैं R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। तो मैं यहां लिख दूंगा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। सो यहाँ से R21 वेक्टर क्या हो जाएगा,
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो हमें इस डायग्राम से भी देखने को मिल रहा है कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड देखेंगे, परिमाण देखेंगे, वो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। डायग्राम से हमको देखने को मिल ही रहा है। और यहां से भी हम देख सकते हैं कि R12 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R1 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर, R2 वेक्टर, और R21 वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मतलब देखो इनमें फर्क क्या है, सिर्फ एक माइनस का। मतलब मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। ये बात आगे समझ में, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड अगर मैं कर दूं, डायरेक्शन को मैं माइनस को अगर मैं कंसीडर नहीं करूं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं R12 वेक्टर का मोड मतलब परिमाण इक्वल टू R21, ठीक है, का परिमाण। ये तो हो गई बात। अब देखो हम फोर्सेस की बात करेंगे। हमने ये रिलेशन निकाला था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमको सदिश निरूपण में काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम बात करते हैं Q1 पर Q2 द्वारा बल, Q1 पर Q2 द्वारा बल। देखो Q1 के ऊपर Q2 द्वारा कितना बल लग रहा है, F12, F12 1 पर 2 द्वारा। ये मैंने पहले बताया आपको 1 2, यहां पे लिख देता हूं मैं, F12 Q1 पर Q2 द्वारा बल, और F21 वो हो जाएगा Q2 पर Q1 द्वारा बल। ठीक है, तो F12 की वैल्यू लिखेंगे अपन। F12 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे K भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है भैया। अब हम क्या है 1 2 की बात कर रहे हैं, तो हम ये वाला वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर का मोड, सिर्फ मुझे उसके परिमाण, मोड का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, F12 की वैल्यू आ गई। लेकिन देखो ये तो सिर्फ एक अदिश राशि है, फोर्स होता है हमारा सदिश राशि, और मुझे ये एक, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, तो एक अदिश क्वांटिटी होगी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और मुझे तो सदिश में दिखाना है। मतलब मुझे इसके माथे पे तीर लगाने का हक तब तक नहीं है जब तक मैं इसको डायरेक्शन ना दे देता। इसके माथे पे तीर लगाने का हक कब तक नहीं है, जब तक मैं इसको डायरेक्शन नहीं दूं तब तक। तो डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को, अदिश क्वांटिटी को डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, जिस दिशा में वो होता है उस दिशा के इकाई सदिश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किस दिशा में ये R12 डायरेक्शन में है, R12 डायरेक्शन, सॉरी इधर R12 डायरेक्शन में है। अगर ये R12 डायरेक्शन में है तो मैं R12 कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, R12 कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप कहोगे सर ये R12 कैप क्या है, तो मैं कहूंगा कि R12 कैप जो है, R12 कैप जो है वो है Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ व्यक्त करने वाला इकाई सदिश, या फिर वो भी लिख सकते हैं Q2 से Q1 की तरफ इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। आप जानते हो इकाई सदिश क्या होता है। इकाई सदिश किसी वैल्यू का, किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भाग लगा देना होता है। हमने क्या कर दिया, R12 कैप निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, R12 वेक्टर अपॉन R12 का भाग लगा दिया। तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के मोड का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये भी मोड का स्क्वायर है, परिमाण का स्क्वायर, और एक और आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा R12 के
परिमाण का क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा क्यूब, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा R12 वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 दे देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या बात करेंगे, सेम देखो सिमिलर चीज हम यहां करेंगे। हम क्या लिखेंगे, अगर मैं Q2 पर Q1 द्वारा बल लिखूं इन्हीं 3 स्टेप्स में, तो क्या निकलेगा, F1 यहां पर F12 की जगह क्या हो जाएगा F21, और यहां R21 हो जाएगा, और यहां पर भी R21 का केप हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये वाला रिजल्ट लिख रहा हूं यहां पर। मैं इसी प्रकार कर देता हूं, इसी प्रकार यहां पे लिख देता हूं, इसी प्रकार। आप चाहें तो तीनों स्टेप लिख सकते हैं। इसी प्रकार Q2 पर Q1 द्वारा बल कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं एक और लिख देता हूं, R21 का केप लिख देते हैं, वो क्या है Q1 से Q2 की ओर व्यक्त करने वाला इकाई सदिश। व्यक्त करने वाला इकाई सदिश, और यहां से R21 का जो केप की वैल्यू होगी वो क्या होगी R21 वेक्टर अपॉन R21, सॉरी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, F12 की और F21 दोनों की वैल्यूज आ गई। अभी हम अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 सिमिलर हैं। यहां पर अगर बात करें तो यहां R12 के मोड का क्यूब है और यहां R21 के मोड का क्यूब है। तो देखो यहां पर हमने पहले बोला है कि R12 का जो मोड है, परिमाण है, वो R21 के परिमाण के बराबर है, तो उनके क्यूब्स भी बराबर होंगे, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू भी बराबर है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर है। देखो इनको देखो कंपेयर करो, R12 और R21 में किस बात का फर्क है, सिर्फ एक माइनस का फर्क है। तो क्या F12 और F21 में भी माइनस का फर्क है क्या, इन दोनों को कंपेयर करो, या फिर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, R21 की जगह माइनस R12 रख दो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, पता लग जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, हमको एक रिजल्ट मिलता है। हमको रिजल्ट क्या मिलता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये रिजल्ट आपने कहीं देखा है क्या, ये रिजल्ट आपने कहीं देखा क्या, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है, उतना ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है, लेकिन उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। ये क्या बताता है, इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शंस, कूलम्ब्स थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु, अगर एक वस्तु किसी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो यहां से कूलम्ब के तृतीय नियम की पालना भी हो जाती है। चलो इसको एक बार शॉर्ट में वापस से समझ लेते हैं। देखो इसको समझने के लिए आपको वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने वेक्टर में आप कमज़ोर हो तो आप वेक्टर को ढंग से देखिए। मैथमेटिकल जो भी फंडामेंटल्स है उनको आप ढंग से देखिए, क्योंकि आपको 12th में हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। अवकलन की, समाकलन की, वेक्टर की, और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की। आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह याद होना ज़रूरी है। वेक्टर तो मस्ट है, आपको वेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से आना चाहिए। जब मैं 11th के लेक्चर अपलोड करूंगा उस टाइम मैं आपके वेक्टर्स के लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, और अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं 12th के लिए स्पेशली कुछ शॉर्ट में मैं मैथमेटिकल जो फंडामेंटल्स है उनका मैं वीडियो बना सकता हूं। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, आप अगर कुछ लोग कमेंट करेंगे तो मैं उनके लिए वीडियो बना सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां बात करते हैं, हमको देखना है Q1 और Q2 की बात करनी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को पूछते बोर्ड में 2 तरीके से हैं। पहली तरीका तो यह कि कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण, या फिर कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि सिद्ध कीजिए
कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम, सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। ये फाइनली जो रिजल्ट लेके आ रहा है वो यही बता रहा है। तो समझते हैं हम। सबसे पहले इन बातों को करने के लिए हमने क्या किया, त्रिभुज नियम लगाया। हमने यहां पर बोल दिया कि Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो F21 है Q1 द्वारा, और Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो F12 है। अब हमने क्या करा कि दो रिलेशन लिए। पहले हमने R12 वेक्टर ले लिया, इस डायरेक्शन का जो इकाई सदिश जो वेक्टर है, और इस दिशा में जो सदिश है वो है R21 वेक्टर। यहां से हमने क्या कर दिया, त्रिभुज नियम लगाया, दो अलग अलग ट्रायंगल बना के हमने R12 और R21 में रिलेशन निकाल लिया, जो कि यहां पर है। फिर हमने क्या कर दिया, फोर्स निकाला। फोर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसके माथे पर तीर लगाने का, सदिश बताने का तब तक हक नहीं है जब तक आप इसको डायरेक्शन नहीं दे दे, क्योंकि ये दिशाहीन है अभी तक। तो इसको दिशा देने के लिए, इसका माथे पे तीर लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में कौन सा है, R12, तो उसका इकाई सदिश से मल्टीप्लाई कर दिया। इकाई सदिश से मल्टीप्लाई करने का ये फायदा होता है कि इकाई सदिश वो सदिश होता है जिसका कुछ खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर किसी चीज से, तो जितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना, और डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये अपने डायरेक्शन मिल गई, तो F12 वेक्टर यहां से आ गया। हमने R12 केप का जो वैल्यू था वो यहां डाल दिया, यहां से ये फॉर्मूला बन गया, और सिमिलरली हमने इस का फॉर्मूला निकाल लिया F21 का, और दोनों को कंपैरिजन किया तो हमको मिला F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर। बहुत इजी है ये, जिनको वेक्टर्स आता है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप पहले जाके वेक्टर पढ़िए 11th के नोट्स में, बुक्स में खंगालिए उसको। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए वेक्टर का वीडियो अपलोड कर सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप उतार लीजिए इसको। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। देखो दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत हम क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे। देखो हमारे पास जो होता है, अगर दो चार्ज हैं यहां पर, इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा और यहां पर कोई तीसरा चार्ज आ गया, तो एक फैक्ट होता है हमारे पास, उस फैक्ट को यूज करते हुए हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं। हम ये कहते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। मतलब किसी तीसरे चार्ज, चौथे चार्ज, पांचवें चार्ज की जो प्रेजेंस होगी वो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि मैं यूं कह दूं कि अभी ये जो Q1 होगा वो Q2 पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, मैंने उसको बोल दिया F21 वेक्टर। Q2 पर Q1 की वजह से कुछ फोर्स लगा रहा होगा, Q3 भी लगा रहा होगा, Q3 पास में है तो Q3 भी कुछ लगा रहा होगा। मान लो Q3 ने लगाया F23 वेक्टर, लगा तो रहा है ये, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये इसका इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स का इस फोर्स के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता, अफेक्ट नहीं होता, और इसी फैक्ट के ऊपर पूरा को पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत बेस्ड है। मतलब कुल मिला के आप मैं यूं भी कह सकता हूं कि यहां पर और बहुत सारे आवेश हो, Q4 हो, Q5 हो, Q6 हो, तो इनकी वजह से इस आवेश के ऊपर जो बल लगेंगे वो अलग अलग लगेंगे, लेकिन वो Q4 बाकी के जो फोर्सेस को अफेक्ट नहीं करेगा, Q5 वाला किसी बाकी को अफेक्ट नहीं करेगा, Q6 वाला बाकी को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब क्या हो सकता है, हम इनका सदिश योग करके इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं और उसको फिर समझते हैं।
तो दोस्तों हमने लिखा दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी आवेश पर कुल बल अन्य सभी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि अगर आपका एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे आवेश हैं किसी सिस्टम में, किसी एक चार्ज पर हमको आवेश निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो Q1 से लेके Qn तक है तो हम क्या करेंगे, Q1 की वजह से जितना लग रहा होगा Q2 Q3 Q4 सबका क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे। तो मैं पहले सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं और कोशिश करूंगा कि वो खूबसूरत बने। यहां पर मैं बना देता हूं एक Q0 चार्ज, यहां पर कहीं पे हम बना देते हैं Q1 और यहां पर हम बना देंगे Q2 और यहाँ पर कहीं पे हम डाल देते हैं Q3 को और यहाँ पर Qn। इनके स्थिति सदिश बना लेते हैं हम। इसको हम कह देंगे R1 वेक्टर, इसको हम कह देंगे R2 वेक्टर, इसको हम कह देंगे R0 वेक्टर, इसको हम कह देंगे R3 वेक्टर और उसको हम कह देंगे Rn वेक्टर। देखो Q1 फोर्स लगा रहा होगा, Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q3 फोर्स लगा रहा होगा, Qn भी फोर्स लगा रहा होगा। तो चलो फोर्स भी बना देते हैं हम। Q1 फोर्स लगा रहा होगा, Q1 कितना फोर्स लगाएगा, F01 वेक्टर। देखो Q0 पर Q1 की वजह से, ऐसे ही Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q2 कितना फोर्स लगाएगा, F02 वेक्टर। ऐसे Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा, F03 वेक्टर और Qn भी फोर्स लगा रहा होगा जो कि हो जाएगा F0n वेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये डायग्राम बना लिया। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर Q0 चार्ज पर हमको Q1 Q2 Q3 और बाकी सारे चार्जेस की वजह से अगर फोर्स निकालना है, इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है, तो इन सब की वजह से जो फोर्सेज होंगे, मतलब F01 F02 F03 सब का हम क्या कर देंगे, क्या वेक्टर सम कर देंगे। चलो कर देते हैं। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ मैथमेटिकली कि F नेट जो होगा Q0 पर कुल बल, ठीक है, F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर एंड सो ऑन टू F0n वेक्टर। अभी हमने सदिश निरूपण के अंदर कुछ देखा था, हम इनके फोर्सेस की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा F01 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1, क्यों देख फोर्स कितना था Q0 Q1 और अपॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R0 R1 का, सॉरी R0 1 का, नहीं R0, ये हो जाएगा R1, हाँ R0 1 का क्यूब इंटू R0 1 का वेक्टर। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, Q0 Q1, यहाँ हो जाएगा Q0 Q2 अपॉन R0 2 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा R0 2 का वेक्टर एंड सो ऑन, प्लस Fn हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0 n का क्यूब
आर नोट एन वेक्टर। देखो यहाँ पर हमारे पास जो जो कॉमन आ रही क्वांटिटीज उनको बाहर ले लो, तो हम क्या ले लेंगे एफ नेट निकालने के लिए 1/4πε0 सभी में कॉमन है। और क्या चीज़ है, क्यू नोट कॉमन है, तो क्यू नोट को भी बाहर फेंक दीजिए आप। अंदर बचेगा क्या, Q1/R01 का क्यूब इंटू R01 वेक्टर प्लस Q2/R02 का क्यूब टू R02 वेक्टर एंड सो ऑन प्लस Qn/R0n के परिमाण का क्यूब इंटू R0n वेक्टर। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, टोटल फोर्स निकाल लिया। तो दोस्तों हम इस R01 को और क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए देखो मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेता हूं यहां पर। ये हमारा Q0 है, ये है हमारा Q1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये है R0 वेक्टर, इसका पोजिशनल वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, इसका पोजिशनल वेक्टर। अच्छा, अगर मैं इसको कह दूं R01 वेक्टर, तो यहां से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। तो देखो क्रमागत कौन सा है, ये रहा R1 वेक्टर प्लस R01 वेक्टर इक्वल टू R0 वेक्टर। तो R01 वेक्टर कितना हो जाएगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो मैं लिख देता हूं इसको भी। तो यहां से एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट वेक्टर, एफ नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q0/4πε0 Q1/R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू R01 वेक्टर प्लस Q2/R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू R02 वेक्टर एंड सो ऑन टू Qn/R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू R0n वेक्टर। तो ये हमारा टोटल एफ नेट फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसको मैं बिल्कुल कंपाइल करके लिखूंगा तो वो कैसे लिख सकता हूं मैं, सबमिशन करके। तो यहां से हो जाएगा Q0 ऐसा कैसे ही 4πε। अब देखो इनके अंदर एक सीक्वेंस है, यहां अगर मैं लिख दूं सबमिशन I इक्वल टू 1 to n, I से लेके 1 तक को आपको जोड़ते जाना है। तो यहां मैं ऊपर लिख सकता हूं QI 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 to n लिख देंगे। और यहां नीचे लिख देंगे R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू यहां लिख देंगे R0I वेक्टर। ये आपका एक फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला बना के हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। इसको वापस से एक बार मैं बता देता हूं आपको। दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर कुल बल अन्य सभी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है। मतलब हमने Q0 चार्ज के ऊपर फोर्स निकाला, तो हमने क्या बोला, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से एंड सो ऑन टू Qn की वजह से, सबकी वजह से हमने क्या कर दिया, टोटल फोर्स निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, उनका सदिश योग करेंगे, नॉट नॉर्मल योग। अर्थमेटिक सम नहीं करेंगे, हम वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। हमने वेक्टर सम कर दिया, वेक्टर सम करेंगे हम तो यहाँ पर एफ नेट वेक्टर जो होगा वो आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, उसका फॉर्मूला लिख देंगे। अभी अभी हमने जो सदिश निरूपण पढ़ा था उस अकॉर्डिंग, और हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, एक सामान्य फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। हमने Q0/4πε को कॉमन निकाल लिया और इस तरीके से I से लेके 1 तक हम समीशन करेंगे तो हमको अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहां पर हमने क्वेश्चन लिखा कि 4 समान आवेश है, प्रत्येक का Q मान है, A भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर रखे हुए हैं। तो मैं यहां बना देता हूं एक A भुजा वाला वर्ग,
इसकी भुजा ए है, ये है हमारा Q, ये है Q, ये है Q और ये भी है Q। तो देखो कुल मिला के सारे जो आवेश है उनका परिमाण समान है और वो ए भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर उपस्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण अगर मैं इस आवेश पर निकालूंगा या फिर इस पे निकालूंगा या फिर इस पे निकालूंगा या फिर इस पे निकालूंगा, किसी पे भी निकालूंगा तो फोर्स सेम होगा, क्योंकि बाकी सारे जो चार्जेस हैं वो सेम हैं और वो बिल्कुल एकदम सेम पोजिशन पे हैं। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पे निकाल लेता हूं, सारे फोर्सेस वही होंगे। तो इसके ऊपर निकालते हैं हम। इस Q के ऊपर, इस Q की वजह से कोई फोर्स लगेगा, उसको हम नाम दे देंगे F। इस Q की वजह से इस Q के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, उसको हम नाम दे देते हैं F। Q से इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा जिसको हम नाम देते हैं, ये भी F ही होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो ये भी F ही होगा। अच्छा, ये आपको पता है क्या कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं लेकिन 2 को नहीं, तो ये हो जाएगा a रूट 2। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है बीच की, ये हो जाएगी a रूट 2। ठीक है दोस्तों, अब यहां से यहां जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या नाम दें? इस फोर्स को मैं क्या नाम दूं? F डैश दे दें। ठीक है दोस्तों, मतलब अब कुल मिला के हमको क्या करना है? इस Q के ऊपर फोर्स निकालना है। अब यहां पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? F लग रहा है, F लग रहा है और F डैश लग रहा है। मतलब दो तो F लग रहे हैं और एक F डैश लग रहा है। तो हमका इसको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लो साइन कोस के अंदर, और अगर वो नहीं करो तो आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है, उससे निकाल सकते हो। देखो इन दोनों के बीच में, F और F के बीच में क्या हो रहा है? F और F के बीच में फोर्स लग रहा है और वो दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो हम F और F का जो परिणामी इधर आएगा उसको हम F डबल डैश नाम दे देते हैं, F और F की वजह से। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर F डबल डैश कितना होगा? F डबल डैश के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो कहता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे F1 कितना है? F स्क्वायर। F2 कितना है? F स्क्वायर इंटू 2F1 F2 मतलब 2F स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? कोस 90। देखो 90 डिग्री पे है दोनों। अब कोस 90 ने सारा काम बिगाड़ दिया, तो ये तो मामला हो गया खत्म। कोस 90 होता है 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो F डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मतलब 2F स्क्वायर, और F डबल डैश हो जाएगा, F बाहर निकल जाएगा, F रूट 2। ठीक है, और F अब हम यहाँ से F की वैल्यू अगर निकालेंगे तो F कितना हो जाएगा? देखो F हो जाएगा K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो हम चाहें तो यहाँ पर F डबल डैश लिख देंगे, वो कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू रूट 2। ठीक है, ये तो हमारा F डबल डैश आ गया। अब देखो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स Q पर कुल बल कितना लगेगा? Q पर कुल बल लग जाएगा F नेट इक्वल टू हो जाएगा F डैश प्लस F डबल डैश। F नेट वेक्टर F डैश कितना? देखो F डैश कितना? F डैश निकाल सकते हैं क्या? F डैश कौन सा बोला था हमने? इस वाले को, Q और Q पर, तो K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पर क्या थी? A रूट 2। मैं यहाँ पर F डैश का भी वैल्यू निकाल देता हूँ। K Q स्क्वायर तो होगा, डिस्टेंस कितनी है? A रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। A रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 2A स्क्वायर। ये हो गया, प्लस F डबल डैश वहाँ पर हमारे पास है, वो कितना है? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू रूट 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं। F नेट कितना आ जाएगा? कॉमन जो आ रहा है K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच रहा है? 1/2। वहाँ क्या बच रहा है? रूट 2। तो ये हमारा क्या आ गया? इसको चाहे तो इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं। F नेट इक्वल टू हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये नीचे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 रूट 2।
ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बेझिझक बेहिचक मुझे कमेंट करिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।